नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का ये पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े जी, राज्यसभा सांसद हैं आप, MBBS हैं, MD हैं और अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज हम आपसे हिंदी के बारे में भी बात करेंगे और विकसित भारत 2047 के रोड मैप का भी हम जिक्र करेंगे। इसके साथ ही आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो क्योंकि हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि आप विश्व हिंदी परिषद से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा को आप मौजूदा वक्त में कहाँ देखते हैं? आधुनिकता के दौर में हम तेज़ी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा को पीछे छोड़ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदी अब जो है एक नया फैशन हो गया है? नहीं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, जी। हमारे देश की मूल भाषा है। और हिंदी ये इसमें भाषा में एक राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभक्ति का और ओजस्विता का और तेजस्विता का ये प्रतीक है कि इस हिंदी भाषा के माध्यम से हमने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के बाहर हकाल दिया था। जी। और इस हिंदी भाषा में ऐसी ताकत है कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी हमें माँ समान है, क्योंकि इस हिंदी की वजह से हम सारे भारतीय एक तरह का गान, एक तरह की संस्कृति, एक तरह का हमारा रहना, हमारा जो भी है, ये एक दूसरे को जोड़ता है। ये प्रेम की भावना को भी जोड़ता है, सुरक्षितता भी देता है, मातृत्व की भावना भी देता है। और इससे हिंदी में एक प्रकार की एक पुरातन संस्कृति है। ये हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, ये हिंदी एक प्रकार की हमारी भावना है। हिंदी के माध्यम से हमने देश को जोड़ा है, हिंदी की वजह से हमारी प्रगति हो रही है। हिंदी की वजह से हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक हमें बाहर ये हिंदी है बोले जाता है। जी। हिंदू जैसा बोला जाता है वैसे हिंदी है, भारतीय को ये हिंदी है बोलते हैं। इसका मतलब इस हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी 200-300 देश है, वहाँ पर अगर उतरता है कोई हमारा भारतीय तो उसको बोलता है ये हिंदी आया है। तो इसका मतलब हिंदी का एक ताकत है। इस हिंदी ने इस देश को जोड़ा है। ये एकता को, हमारे संप्रदाय को, हमारे सांस्कृतिक जतन को करने वाला ये बहुत बड़ा प्रतीक है। इस हिंदी भाषा को हमारे इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना अभिमान समझना चाहिए, और एक अभिमान नहीं तो इसके माध्यम से जागरूकता भी बढ़नी चाहिए। और आपने बोला कि आधुनिकता के बारे में, आने वाले सारे जनरेशन को, जिसको आप लोग जेन जी बोलते हैं, इन्होंने हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखो, आप अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखो। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठी मेरी माय भाषा बोलते हैं हम, वो भी मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी भी उतना ही ज़रूरी है जो देश को जोड़ने वाली भाषा है। इसको सीखना हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत ज़रूरत है। इसलिए आधुनिकता के साथ हिंदी को जोड़ा है आपने। ये आपने बहुत अच्छा संवेदनशील सवाल मुझे पूछा है। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, आप बाल रोग विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। आपने कृषि के क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार लाई है। आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी अभी जिक्र किया था। तो किस तरह से महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ से आप आते हैं, वहाँ की तस्वीर आप राज्यसभा सांसद होते हुए बदल रहे हैं? मैं थोड़ा सा पहले प्रश्न पे थोड़ा सा इसलिए आना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मुझे अभिनंदन करना है कि उनके 12 साल पूर्ण हुए हैं, और पूरी जनता हर्षोल्लास से, हम सब लोग आरती कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, हम प्राकृतिक खेती पे जा रहे, हम वृक्षारोपण कर रहे, हम संपर्क अभियान कर रहे, बुद्धिजीवियों के पास जा रहे। इसी तरह का ये भी पॉडकास्ट आज उसको समर्पित है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और मोदी जी, हिंदी और मोदी जी, इसका एक अनूप ऐसा संगम है। ये माननीय अमित शाह जी ने इस विषय को शुरुआत किया है, लेकिन नेतृत्व मोदी जी ने किया है। तो 12 साल जो पूरे हुए हैं, ये हमें अभिमान है कि इसी तरह से हिंदी का गौरव बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और जैसे मैंने मेरे क्षेत्र के बारे में आपने प्रश्न पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में मेरे क्षेत्र में, नांदेड़ में, जो गुरु गोविंद सिंह का कर्मभूमि है, गुरु गोविंद सिंह जी का वहाँ समाधि है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया है। हजारों लाखों सिख यात्री जो आते हैं वो वहाँ पे दक्षिण की काशी मानते हैं, उसका माथा टेकने के लिए आते हैं। तो मैंने सबसे पहले वहाँ
वंदे भारत चालू कर दी, मुंबई से नांदेड़ वंदे भारत चालू कर दी। हमने वहाँ से उड़ान स्कीम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से 7 से 8 शहरों को जोड़ने वाली फ्लाइट चालू की है। आम जनता, आम नागरिक, किसान, मजदूर अभी फ्लाइट में बैठ के दिल्ली में आ रहा है। रोज़ दिल्ली की फ़्लाइट है, मुंबई की फ़्लाइट है, नागपुर की है, पूना है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, सब तरफ फ्लाइट चालू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक कैंसर हॉस्पिटल वहाँ दिया है। मैंने बहुत पीछे लग के उनके पीछे लग के कैंसर हॉस्पिटल की मांग की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हेली प्लांट, जो हेलीकॉप्टर का कारखाना हुआ है, नेशनल हाईवे हुए हैं, नेशनल हाईवे के माध्यम से एक आउटर रिंग रोड आया है, ट्रैफिक की समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है, वहाँ पर फ्लाईओवर्स बने हैं। हमारे इस क्षेत्र में हमने और 2 वंदे भारत मांगी है। तो इस प्रकार से हमारे तरफ उद्योग बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में हमने किसानों को लेके संशोधन के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मांग की है। मिल्क प्रोडक्शन के बारे में किसानों का अवेयरनेस हमने बढ़ाया है। शासन प्रणाली को किसान के साथ जोड़ा है। विद्यार्थियों को हम संशोधन के साथ हम जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे महिलाओं के जो HSG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको भी हमने शासन के साथ जोड़ा है। हमने गोदावरी नदी का शुद्धिकरण का DPR तैयार करने को बोला है। हम तो मेट्रो का भी सपना देख रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे ऊपर हंसते हैं कि ये तो अभी वो ये ट्रैफिक ठीक नहीं कर पाया, ये मेट्रो मांग रहा है। लेकिन बड़े सपने देखने में क्या हरकत है। मोदी जी विश्व के नेता बने हैं, हम हमारे गांव में मेट्रो क्यों नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार के मेरा ये गुरु गोविंद सिंह जी का गांव होली सिटी बने, पर्यटन का केंद्र बने, स्वच्छ शहर बने, एक देश का, पूरे दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय शहर बने और ये जिले में का उद्योग, रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, कृषि, ये सारे क्षेत्र में समृद्धि हो। ये नेता के माध्यम से, और मैं लोक सेवक हूँ, मैं जनता के माध्यम से काम करता हूँ और राज्यसभा का सांसद हूँ। मुझे मोदी जी ने सांसद बनाया है, देवेंद्र जी ने मुझे सांसद बनाया है। तो मेरा काम है मेरे क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की गरीबी दूर करना, महिलाओं की गरीबी दूर करना, है मेरा काम है। बिल्कुल, और जनता एक प्रतिनिधि से यही चाहती भी है। हम बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि आप नशा मुक्ति को लेकर भी अभियान चला रहे हैं और आपका तंबाकू को लेकर जो आपने सदन में भाषण दिया था वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। मौजूदा वक्त में इस अभियान की, इस तरह के अभियान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक तबका है जो ये चाहता है कि भारत के जो युवा हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़ें और नशे की तरफ आगे बढ़ें। ऐसे में आप मौजूदा वक्त में क्या कदम उठाते हुए नजर देखो, मैं MBBS MD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और हम 17-18 साल तक देखने का हमको अधिकार है। तो ये नशा मुक्ति अगर हम करेंगे तो देश की आने वाली जो पीढ़ी है इसको संस्कारित कैसे करेंगे, इनको सुदृढ़ कैसे करेंगे। इसलिए मैंने संसद में जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं, यो जैसे आयोडेक्स है, कोरेक्स है, फेनिसिडिल है, थिनर है, आपका जो नेल पॉलिश है, इसमें नेल पॉलिश में भी एक थिनर होता है, लिपस्टिक में भी एक लिक्विड होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिसको सूंघने से नशा आता है। पेट्रोल सूंघते हैं, डीजल सूंघते हैं, पेंट जो होता है उसको सूंघने से नशा। इन बच्चों में इजीली मिलने वाली जो चीजें है, हमने FDA को पत्र लिखा, राज्यसभा में हमने भाषण किया, उनको बोला कि FDA के माध्यम से सबको फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवा बेचने पर रोक लगाइए। इस प्रकार से कानून बना, फायदा हुआ। बहुत सारे बच्चों को अभी कोरेक्स नहीं मिल रहा है, आयोडेक्स डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, फेनिसिडिल डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का ऐसे विषय था, वो भी हमने खत्म कर दिया। इसी प्रकार के नशा मुक्ति अभियान जो है देश भर में चलना चाहिए। ड्रग का रैकेट किस तरह से पकड़ना चाहिए, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। हमको छोटी छोटी चीजों से, जैसे किशोरवयीन बच्चों से लेके जो अभी अडल्ट हुए हैं, वो सब लोगों को इसकी लत लग चुकी है। महाविद्यालय हो या प्रोफेशनल लोग हो, इनमें से नशा मुक्ति होना चाहिए। मैंने तो तंबाकू मुक्त भारत देश की हमने सपना वहाँ पे हमने किया था, हमने ऐलान किया था, लेकिन हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सब कुछ सरकार से अपेक्षा करना मुश्किल है। समाज और सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जब तक काम नहीं करेंगे, सरकार हर चीज को तैयार है, लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए, युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के बहुत सारे विधेयक है मैंने, जिसमें ब्लाइंड वुमेन्स के बारे में बताया है, घातक ईमेल जो आते हैं उसके बारे में बताया है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे हमारी युवतियों को फंसा के
बाहर बेचा जाता उसके बारे में बताया, बंद हो गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद हो गया। माननीय मोदी जी इतने संवेदनशील नेता है कि उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन चलाया, स्वच्छ भारत मिशन के जैसा उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पे भी बंद कर दिया। तो अनेकों ऐसे विषय है जो समाज को खोखला कर रहे थे, युवाओं को खोखला कर रहे थे। ऐसी सारी चीजें इस माध्यम से हो रही है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का मन से अभिनंदन करता हूं कि हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता जो संसद में आए हैं, जो हम कुछ विषय उठाते हैं तो तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये हमारा कार्यक्षम प्रधानमंत्री ऐसा हमें जो मिला है, ये हमारे लिए एक युग पुरुष है। इनके माध्यम से जो देश चल रहा है, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य हमें मिला है। बिल्कुल, जब लीडर इतना एक्टिव होता है कि बाकी उनके जो पीछे जो लोग चल रहे होते हैं वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। और जाहिर तौर पर आप जिस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आपने महाराष्ट्र से आप आते हैं और इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की कुछ बड़ी कंपनीज जहां पर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने की किस तरह से ज़रूरत है महाराष्ट्र में? क्योंकि हमने देखा बीते कुछ वक्त से इस तरह के कई सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं। ऐसे लोगों को और ऐसे चीज़ें चलाने वालों को आप क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे और सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है? एक तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत न करे जी। और इन लोगों ने जिस प्रकार का काम किया है, देशद्रोह का काम किया है, क्योंकि ये हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है। क्योंकि हमारी माताओं को, बहनों को जिस तरह से प्रताड़ित करके जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ही गंदा काम है। और ये इसको हम जितनी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते उतनी देना चाहिए। लेकिन हमारा गृह मंत्रालय बहुत सक्षम है। पिछले 2014 के पहले अब 70 साल में ऐसी चीजें बाहर नहीं आती थी जी। अब ये चीजें बाहर आ रही है। इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंस सतर्क है, इसका मतलब हमारा गृह मंत्रालय सतर्क है। इसके माध्यम से ये चीजें बाहर आ रही है, इनको अंदर डाला जा रहा है। बहुत सारी बहनें खुद होके आत्मविश्वास से सामने आके बता रही है। पहले तो 70 साल के ये जो 14 के पहले कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, मुंह दबा दिया जाता था, पुलिस स्टेशनों में हेराफेरी होती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। जंगल राज खत्म हो गया है, कानून बहुत सुदृढ़ हो गया है, महिला राज आया है, महिला स्वाभिमान से आगे बढ़ रही है। और आने वाला समय महिलाओं का है, हमारी युवतियों का है। हमारे जो जेनजी में जो युवतियां हैं उनको आगे आना है। और इस प्रकार की घटना कहीं होती हो तो हम जैसे सांसदों को आके बताइए, हम इसका पर्दाफाश करेंगे, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और हमारे देश के गृह मंत्री सक्षम है, हमारे राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी सक्षम है। तो कोई घटना हो तो ऐसी घटना की तो निंदा करते ही है। इन आरोपियों को तो बहुत ही कड़ी, हम तो बोलते कि फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। संसद में महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। मौजूदा वक्त में महिलाओं की सदन में भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखो, मातृशक्ति आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कि मैं जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब घूमता हूँ तो इतनी माता बहनें जो काम करती है, इस प्रकार के हमारे देश की नारियों में बहुत ताकत है जी। ये जिजा माता का देश है, ये अहिल्या देवी का देश है, ये सावित्रीबाई फुले का देश है, ये रानी कित्तूर रानी चिन्नम्मा का देश है। ऐसे सारे हमारी जो राजमाताओं ने इस देश पर राज किया। अहिल्याबाई होळकर जी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो, राजमाता जिजाऊ ने शिवा को जन्म दिया, छत्रपति शिवा को जन्म दिया। किस प्रकार से कूटनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से युद्ध कला होनी चाहिए, बचपन में उनको सिखाया। अब गर्भ संस्कार के ऊपर आप विश्वास रखती हो नहीं रखती हो, लेकिन जिजा माता उसका एक उत्तम उदाहरण है, जिन्होंने अपने माध्यम से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। उस समय बोलते हैं कि कीर्तन सुना, गीता सुनी, रामायण सुना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक अनोखा हिंदू हृदय सम्राट पैदा हुआ, जिन्होंने इस देश में मुगलों को भगाया, परास्त किया। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता है जिजाऊ, इनके जैसे जिजाऊ हमारे इस संसद में आए, इनके जैसे अहिल्या हमारे इस संसद में आए। ये ऐसी जैसे सावित्रीबाई फुले जो ने शिक्षा में काम किया, ऐसी सावित्री हमारे संसद में आए। क्योंकि ये जो सारी माताएं हैं, ये बहनें हैं, इनको ही देश चलाना है। ये महिला हमारी माता जो होती है, ये घर का न्यूक्लियस होता है। क्योंकि बेटों के ऊपर भी संस्कार होगा, पति के ऊपर भी संस्कार होगा। और बागडोर तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे के भविष्य में महिलाओं के हाथ में ही देश की बागडोर देनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी उसी तरफ जा रहे हैं। मोदी जी जो जा रहे हैं, 33% नारी शक्ति वंदन का जो विधेयक उन्होंने लाया है, हमें दृढ़ विश्वास है कि मोदी जी इस बार इस मानसून सेशन में
इस सेशन में इस विधेयक को पास करने में पूरी ताकत लगाएंगे। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता उसमें गिलहरी का रूप लेकर हमारी माताओं को आगे लाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। नारी शक्ति जब आएगी संसद में, नारी शक्ति आएगी पंचायत में, जिला परिषद में, ग्राम पंचायत में, विधानसभा में, विधायक के रूप में, महापौर हो, मेयर हो, ये नारी शक्ति हर क्षेत्र में, सिर्फ राजनीति में नहीं, शिक्षा हो, आरोग्य हो, इनके ऊंचे पदों पे उच्च पदस्थ पदाधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों के रूप में भी ये नारी शक्ति आनी चाहिए और देश महिलाओं के हाथ में जाना चाहिए। ऐसा मेरा खुद का एक सपना है। बिल्कुल, देखिए एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज का निर्माण करती है, सशक्त देश का निर्माण करती है। आपने मानसून सत्र का जिक्र किया, तो मैं आपसे ज़रा पूछ लेती हूँ कि मानसून सत्र में आप अपने क्षेत्र का कौन सा मुद्दा इस बार उठाने वाले हैं? इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो नांदेड़ है ये रिमोट एरिया है जी। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक से सटीक से लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो पानी की समस्या जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मराठवाड़ा ग्रिड का सपना है, 90,000 करोड़ का एक सपना है, जो कोकन में जाने वाला जो पानी मराठवाड़ा में लाएंगे, विदर्भ का पानी इधर मराठवाड़ा में लाएंगे। मेरे 8 जिले हैं, उस 8 जिले को मैं किस प्रकार से पूरी भूमि को प्यास उसकी बुझाऊं, मेरे खेती के किसानों की प्यास कैसे मैं बुझाऊं, इस प्रकार से कृषि से संबंधित और सिंचन से संबंधित और एक बैक वाटर के हमारे पास की 140 गांव की जो समस्या है, 50 साल तक तकरीबन अंग्रेजों के जमाने से तेलंगाना और हमारे बीच में एक छोटा सा विवाद है, उसको भी सुलझाना है। तो मेरे 140 गांव जो है बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं अपने आप। वो पोचमपाड़ का एक धरण है, वो दरवाजे खोल देते हैं, अपने आप बाढ़ में हो जाते हैं। वो लोगों को किसके तरफ दाद न फिरियाद। तो हमारे सीएम भी उसमें बहुत संवेदनशील है। ऐसे बहुत सारे जो विषय की कृषि सुधार, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण, हमारे एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे अनेकों अभियानों का जिक्र इस बार मैं संसद में करूंगा, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे सारे युवा, हमारे खेती करने वाले किसान, माता बहनें, इनके जीवन में एक आर्थिक सुधार आए। इस बार मैं हर घर के ऊपर एक पीएम सूर्य घर की योजना, हर एक घर में सोलार, और खास करके अभी जो संकट के समय में जो स्थिति आएगी तो हमें विकल्प ढूंढना है। हमें इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक हमारी कार, ये भी विकल्प ढूंढना है। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे हम बढ़ाएंगे, ऐसे सारी जो चीजें हैं आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर हम विकल्प ढूंढेंगे। और मेरे क्षेत्र में इसको हम कैसे लागू कर पाए, इसका कोई उद्योग मेरे क्षेत्र में ले जा सकूं क्या, इसके बारे में मैं ढूंढूंगा और संसद में इसके सबके सामने मैं पेश करूंगा। बिल्कुल, आप वैश्विक परिवेश का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका और यूक्रेन, रशिया, ये सभी के बीच में युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर जारी है। बहुत सारे ऐसे देश जो अलग अलग कदम भी उठा रहे हैं, महंगाई चरम पर नजर आ रही है। ऐसे में मौजूदा वक्त में भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखो, हम अन्नदाता है जी, कृषि में हम सबसे बड़ा देश है। 70% हमारी भूमि कृषि है और हमारे भगवान जो है किसान है जी। बलराम जो है हमारा किसान है। इस देश को भारत माता कहला जाता है, इसको देवभूमि कहला जाता है। इसको नीचे से पूरा समंदर है, ऊपर से हिमालय है, और अंदर हमारे शरीर में जिस प्रकार की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उस तरह की नदियां हैं। ये देश कभी भी भूखा नहीं रहेगा, ये देश के ऊपर कभी भी संकट नहीं आएगा, क्योंकि इस देश में हमारे 3 सीजन भी है। इस प्रकार का आप अंतर्राष्ट्रीय 240 जितने भी देश है, कहीं भी जाओ 3 सीजन नहीं मिलेंगे जी। इस प्रकार की नदियां नहीं मिलेंगी, इस प्रकार के ऋतु नहीं मिलेंगे। और हमारे पास तो मैंने आपको वसंत ऋतु बोला है, चैत्र ऋतु, ऐसे ऋतु भी नहीं मिलेंगे। हमारे पास सीजनल फ्रूट्स है, हमारे पास गेहूं के भंडार है, ज्वार का भंडार है, चावल का भंडार है। हम निर्यात में सबसे बड़ा देश हम आगे चल के बनेंगे। और पिछले बार भी थे, हम सुवर्ण भूमि थे, लेकिन कितने भी संकट आए, परकियों ने इतने सारे आक्रमण किए, हजारों सालों तक हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमने कभी गुलामी की नहीं, हम हमारे स्वाभिमान से रहे। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर में कितना भी संकट हो, युद्ध हो, महंगाई हो, ये देश अपने आप विकल्प ढूंढ लेता है। ये देश ऐसा है, ये देवभूमि है, यहाँ हर कोई चीज़ की कमी नहीं है, ना अन्न की कमी है,
ना वस्त्र की कमी है, ना कोई, जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी एक भगवान ने हमको एक देन दी है। जी। बारिश तो अभी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से कम ज़्यादा होता है, गर्मी बढ़ती है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पहले तो फॉरेस्ट का संवर्धन करना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें जो आप देखती है, बाहर का संकट जो आप बता रही है, हमारे देश पे कुछ आँच नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे देश का नेता प्रधानमंत्री मोदी जी है। एक विजनरी लीडरशिप मिला है, उनके नीचे कोर टीम काम कर रही है, देश के लिए सब लोग समर्पित है। कुछ नहीं होगा, एक तो देवभूमि है और एक भगवान जैसा नेता भी मिला है, एक युग पुरुष मिला है। इसलिए कितना भी संकट आने दो, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति और हमारा जो समाज, किसान, हमारे मजदूर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मी से लेके शिक्षा क्षेत्र तक काम करने वाले सभी लोग स्वयंभू है, स्वाभिमानी है। इसलिए हमारे देश पे कभी कोई आँच नहीं आएगी। महंगाई का विषय जो आपने बोला है, हमारी ये जो महंगाई आप ईंधन के साथ जोड़ती है जी। लेकिन मैं ये बोलता, आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ये हमारा जो विश्वकर्मा है, हमारे गांव में ही लक्ष्मी है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जब मेट्रो में आती है तब महंगाई दिखती है, लेकिन गांव में जब मैं मेरे माँ बाप के, माता पिता के पास जाता हूँ तो खुशहाल है, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया में ऐसे आता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब गांव में जाके देखता हूँ तो सब खुशी है। एमपी लीड फेलोशिप के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह से ये सोच उभरी और क्या इस फेलोशिप का उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले एक युवाओं के परिषद में मैंने उनका भाषण सुना था जी। उन्होंने कहा था कि देश के 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल इकोसिस्टम, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी नीतियाँ इम्प्लीमेंट होने के लिए, इन युवाओं को इनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए इन युवाओं को इकोसिस्टम में लाओ जी। तो संसद के नाते से मेरा काम है, मेरा नेता जो बोल रहा है उसको मेरे तरफ से कुछ न कुछ हम करें, हम कृतिशील बने। तो मैंने सोचा कि देश भर के जितने भी बच्चे यहाँ दिल्ली में पढ़ाई के लिए आते हैं और देश भर में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई यूपीएससी के लिए है, कोई एमबीबीएस के लिए है, कोई एमबीए के लिए, आईआईटी के लिए है, जो सुपर स्पेशलिटी के लिए है, तो इन बच्चों को हम धीरे धीरे इसमें कैसे लाए। तो मेरी टीम है, जो युवा मेरे साथी साथ में काम करते हैं, यहीं यूनिवर्सिटी में बच्चे काम करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाते हैं। 2 साल से मेरे साथ 20-25 युवा युवतियाँ मेरे साथ काम करती है, मेरे मित्र हैं। मैं कभी मेरे पीए को पीए नहीं बोलता हूँ, मेरा सहकारी बोलता हूँ। ये हमारे सहकारी मित्र और जो हमारी युवतियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो मेरे साथ काम करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम इस प्रकार का एक एग्ज़ाम लेंगे। हमने एप्लीकेशन डाल दिया, 8,000 बच्चों का एप्लीकेशन आया। 8,000 बच्चों में से हमने चुन के, बोलते हमको केरल से आया, अंडमान से आया, तमिलनाडु से आया, कश्मीर से आया, श्रीनगर से आया। तो इस प्रकार से लड़कियाँ बहुत थी, बेटियाँ बहुत थी उसमें। तो एप्लीकेशन लिए, हमने चुने, फिर बाद में देखा तो उसमें बहुत ही क्रीम ब्रांच थी। तो हमने सोचा कि एक ऑनलाइन एग्जाम ले, ऐसे भी डाले। ऐसे तो हमने ऐसे डाले विकल्प, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, देश के संकट, सुरक्षा, इसके बारे में कि ऐसे डाले। ऐसे आए हैं, उसकी मैं मैगजीन बना के प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। देश के सामने क्या क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कल्पना जो उन्होंने दिए है, दिखाए है, जो कृतिशील है, कल्पना विलास नहीं है, कृतिशील है। तो ऐसे सुझाव आए। अब उसमें से हमने 800 में से लोग, हमने अभी 83 लोग चुने। 83 का अभी हम कल और परसों हम 40 बच्चे उसमें से चुनने वाले, एक जूरी के माध्यम से, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, और तो हमारे एक्स जो जजेस है, ये सारे जो सीनियर जजेस हैं, इनको बुलाकर, एमपीज को बुला के इंटरव्यू लेने वाले। ये आइडिया इसलिए है कि इन बच्चों को गवर्नमेंट, प्रशासन, देश की नीतियाँ, हमारा राजनीति, पार्लियामेंट का काम, अलग अलग नीचे ग्राम पंचायत का काम, ये नीचे स्तर तक किस तरह से लागू होता है, हमारा इम्प्लीमेंट कैसे होता है देश की नीतियाँ। तो समाज और सरकार को साथ में जोड़ने के लिए ये एमपी लेड फेलोशिप हमारी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, शासन प्रणाली सिखाओ, राजनीति सिखाओ, अच्छे युवा शक्ति हमारे इस देश में राजनीति में आना चाहिए। इन्होंने देश का गवर्नेंस सीखना चाहिए और नीतियाँ किस तरह से नीचे लागू होती है। हमारे सारे कमीशन को जाके हमने रिक्वेस्ट की है, सभी ने उनको समय देने का एश्योरेंस दिया है। माननीय ओम बिरला जी को जाके मिला हूँ, माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इन 40 बच्चों को समय दे। तो वो पूरे पार्लियामेंट देखेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, तो उसमें हमारा देश का जो युवा है आगे बढ़ेगा
और उसको दृष्टि मिलेगी, विजन मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आगे बढ़ने का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, तो 2047 के विकसित भारत को लेकर मेरा अंतिम सवाल होगा, हिंदी की इसमें क्या उपयोगिता आपको नजर आती है और किस तरह से भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विकसित होगा? चंद बिना शब्दों में। हिंदी के 2047 होगा ही नहीं, जी। बिना हिंदी के देश समृद्ध नहीं होगा, बिना हिंदी के देश शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि हिंदी इस देश की आत्मा है, हिंदी इस देश को जोड़ता है, हिंदी इस देश को समृद्ध बनाता है, और हिंदी ही हमारी प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम भरभराट बोलते हैं, जी। उसी का लक्षण है। जब हिंदी समृद्ध हो जाएगी, देश समृद्ध होगा, और हिंदी के माध्यम से देश जुटेगा, जोड़ेगा। हिंदी के माध्यम से देश के कभी टुकड़े करने की भाषा नहीं होगी, ये आज़ादी के नारे नहीं लगेंगे, जी। किसी बाहर के देश के शत्रु का नाम नहीं लिया जाएगा। ये हिंदी हमारी माँ है, इसको सुदृढ़ बनाना, यही मेरा आपको इस माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। हिंदी को अपनाओ, हिंदी को समझो, उसका अध्ययन करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करो। ये समृद्ध भाषा है, ये हिंदुस्तान को समृद्ध करने वाली हमारी मातृभाषा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े जी। देखिए किस तरह से हिंदी आगे बढ़ रही है और जो नए युवा हैं, जो मौजूदा पीढ़ी है, वो इसे अडाप्ट कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में 2047 के विकसित भारत का सपना भी साकार होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एक बार फिर से। तो देखिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।